हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। यूपी के सियासी दंगल में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल स्टार प्रचारक की भूमिका में हैं। सीएम भूपेश यूपी में लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री झांसी में कांग्रेस प्रत्याशियों के सपोर्ट में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसके लिए सीएम भूपेश बघेल आज दतिया भी पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक डांगी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। वहीं सीएम भूपेश दतिया से सीधे झांसी के लिए रवाना हुए, जहां सीएम रात्रि विश्राम झांसी में करेंगे और फिर कल बुंदेलखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसके बाद फिर से दतिया लौटकर मां पीताम्बरा के दर्शन करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की ड्यूटी लगाई है। इसके तहत कांग्रेस के विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, महापौर, पूर्व महापौर, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और NSUI के पदाधिकारियों ने अलग अलग विधानसभाओं में मोर्चा भी संभाल लिया है। रविंद्र चौबे सहित कई मंत्री 1-2 दिन में उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं। वहीं वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा वाराणसी में पिछले करीब 20 दिनों से मोर्चा संभाले हुए हैं। इधर विधायक चुन्नीलाल साहू गोरखपुर में, राम यादव बागपत में, कुलदीप जुनेजा कानपुर में, अरुण वोरा लखनऊ कैंट में, इंद्रदेव मंडावी बरेली में, तो महापौर एजाज ढेबर शाहजहांपुरा में प्रचार कर रहे हैं। इधर बीजेपी के सांसद, विधायक और महिला मोर्चा की टीम भी यूपी पहुंच चुकी है और प्रचार कर रही है। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि यूपी चुनाव में चौतरफा मुकाबला है। प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल काफी मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो द्विदलीय चुनाव नहीं रह गया है। वहां तो लगभग चतुष्कोणीय संघर्ष आप कह सकते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी लगातार चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को पहले की तुलना में काफी आशातीत सफलता मिलेगी। तो वहां पे छत्तीसगढ़ मॉडल क्या होता है वो उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है, और भूपेश बघेल जी को मालूम है कि वहां की जनता जो है वो योगी जी की सरकार बना रही है और वहां पे झूठ फैलाने का सफल प्रयास कर रहा है, जिससे कांग्रेस वहां पर चुनाव मैदान में कहीं पे नहीं है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन अपने 1 दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की एक बैठक ली। संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा भी इस बैठक में की गई। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का नाम लेकर उनके साथ धोखा किया है। आने वाले दिनों में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस को हर ब्लॉक, हर बूथ में घेरेंगे। वहीं नवीन ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गुटबाजी से इनकार किया। तो उधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा है कि बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि नितिन नबीन के दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। संगठनात्मक चर्चा करने के लिए आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो, कैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता एक्टिव हो, इसको लेकर के उनका यहाँ पे प्रवास था। यूरिया को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप की दौर जारी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा है कि केंद्र से हमें केवल 35% फर्टिलाइजर की ही सप्लाई हुई है। वहीं इस वक्त सारे हिंदुस्तान में खाद का संकट है। यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश में खाद्य संकट से लोग लगातार जूझ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम तैयार कर रहे हैं। हम केंद्र से यह अनुरोध भी करेंगे कि सहमति के अनुरूप खाद सप्लाई की जाए। इस पर भाजपा सांसद सुनील सोनी का कहना है कि राज्य में खाद की कालाबाजारी की जा रही है। सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहे मगर बाजार में खाद मिल रहा है। वहीं सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर केंद्र पर खाद नहीं देने का आरोप लगा रही है।
केवल 35% ही फर्टिलाइजर की सप्लाई केंद्र सरकार के द्वारा की जा चुकी है। सारे हिंदुस्तान में खाद का संकट, केंद्र सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि जितनी खाद की आपूर्ति की सहमति केंद्र सरकार ने दी है वो समय सीमा के अंतर्गत वो आपूर्ति बनी रहनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के अंदर में 5-7 व्यापारी लोगों ने जो यूरिया को, केंद्र के यूरिया को डंप करके रखा है, जो 286 रुपए का यूरिया है 700 रुपए में बेच रहे हैं। कालाबाजारी उस क्षेत्र में भी किसानों को भी नहीं छोड़ा इस सरकार ने, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? क्यों सोसाइटी से क्यों नहीं बिकवाते? मेरा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में कम समय को लेकर भाजपा की आपत्ति पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि विपक्ष सदन में चर्चा ही नहीं करना चाहता। सत्र के पहले समाप्त होने का जिम्मेदार केवल विपक्ष को उन्होंने बताया। वहीं विपक्ष आधा घंटे भी किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष गुटों में बटा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जब चर्चा चाहते हैं तो बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा बहिर्गमन कर देते हैं। वहीं भाजपा नेता भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो धर्मलाल कौशिक उस पर वॉकआउट करा देते हैं। ये 15 मिनट में चर्चा करते हैं तो वहीं 20 मिनट में वॉकआउट करते हैं। 40 मिनट विधानसभा में रहते हैं, फिर गांधी जी की प्रतिमा के पास जाकर धरना देते हैं। इधर भाजपा के एक पूर्व मंत्री के ट्वीट पर मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि रेलवे स्टेशन और एयर इंडिया को बेचने का काम किसने किया, ये पूर्व मंत्री को पता होगा। हर बार विधानसभा सत्र सत्रावधि के पहले समाप्त हुआ है, इसका जिम्मेदार केवल और केवल विपक्ष रहा है। वो आधा घंटा भी किसी विषय पे चर्चा नहीं करना चाहते। विपक्ष को क्या करना चाहिए मैं सुझाव नहीं देता, लेकिन 1 घंटे भी अगर वो चर्चा नहीं करेंगे तो सदन की कार्य अवधि कैसे बढ़ाई जा सकती है। दुर्ग जिले में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। किसानों से मिल रही शिकायतों के बाद धमधा, पाटन और दुर्ग के कृषि केंद्रों में औचक निरीक्षण किया गया और छापामार कार्रवाई की जा रही है। जिले में अधिक कीमत पर खाद बेचने और जरूरत से ज्यादा स्टॉक के मामले में आज कृषि विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में साहू कृषि केंद्र सोनपुर को सील किया गया है। इसकी तरह राजस्व, कृषि और पुलिस विभाग के संयुक्त दल ने जिले के तीनों ब्लॉक में फर्टिलाइजर के भंडारण और दाम को लेकर औचक निरीक्षण किया। साथ ही मध्य प्रदेश से पहुंची टीम के सदस्य भी इसमें शामिल रहे। उप संचालक कृषि राजपूत ने बताया कि जांच में 4 में से 3 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं आने वाले दिनों में भी विभाग द्वारा फर्टिलाइजर दुकानों की जांच लगातार जारी रहेगी। आठ सालों से इंतजार कर रही 362 स्टाफ नर्स का प्रमोशन आदेश जारी हो गया है। ये स्टाफ नर्स अब नर्सिंग सिस्टर के रूप में प्रदेश के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे सकेंगी। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा संचालक ने रविवार को आदेश जारी किया है। प्रमोशन के साथ नर्सिंग सिस्टर का नए मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफर आदेश भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि राजनांदगांव, कोरबा, जगदलपुर और महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज में अब इन्हें भेजा गया है। इन्हें 15 दिन के भीतर ज्वाइन करना होगा। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओपी शर्मा ने कहा है कि प्रमोशन नहीं होने से स्टाफ नर्स में लंबे समय से आक्रोश था। इधर संघ से की तरफ से भी लगातार मांग की जा रही थी और अब जारी आदेश से स्वास्थ्य कर्मचारी खुश हैं। वहीं संघ की तरफ से अब खाली हुए पदों पर जल्द ही नियुक्ति की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की मांग पे जो हम कई सालों से पदोन्नति के लिए जूझ रहे थे, कर्मचारी शासन से लड़ रहे थे, जो आज पूरा हुआ है। संचालक चिकित्सा शिक्षक के द्वारा 362 स्टाफ नर्सों को नर्सिंग सिस्टर बनाया गया है। इसमें नर्सिंग स्टाफ में खुशी की लहर है और हम शासन से मांग करते हैं कि जो पद पदोन्नति से भरे गए उसके बाद रिक्त हुए हैं, वो पद को तत्काल भरा जाए ताकि हम जनता को और मरीज को अच्छा से सेवा दे सकें। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने पहाड़ी कोरबा महिला की मौत पर सख्त रुख अपनाते हुए जिले के सभी अस्पतालों के लाइसेंसों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। बिना लाइसेंस और अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में संचालित सभी अस्पतालों में मरीज के इलाज के लिए जरूरी संसाधनों और वैध लाइसेंस की अब जांच होगी। शासन के निर्धारित मापदंड के अनुसार अस्पताल संचालन नहीं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों में झांसा देकर मरीज रेफर करवाने वाले लोगों की शिकायत के लिए भी एक फोन नंबर जारी किया है। झांसा देने वाले लोगों के खिलाफ इन नंबरों पर लोग शिकायत कर सकते हैं। वहीं शिकायत पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
नकली सोना से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना सहित 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह से पुलिस ने 300 ग्राम नकली सोना, 5 बाइक, 24 मोबाइल और नोट के जैसे कागज के बंडल जब्त किए हैं। गिरोह पर जशपुर जिले का तपकरा और नारायणपुर थानों में लाखों रुपए की ठगी के मामले दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश नकली सोने के अलावा वन प्राणियों की नकली खाल, दांत भी उपलब्ध कराने की आड़ में अपने शिकार से ठगी करते थे। इन बदमाशों ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। वहीं कुनकुरी पुलिस ने बगीचा क्षेत्र में घेराबंदी कर अब इस ठग गिरोह के सरगना सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस आधार पे 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। इनके पास से 40,000 नकद बरामद किया गया है। 4 मोटरसाइकिल जो ठगी के पैसों से खरीदा गया तो वो जब्त किया गया है। उसके अलावा मोबाइल भी है। जितने मोबाइल है उससे कहीं ज़्यादा सिम है और इन सिम को वो बार बार यूज़ करते थे, अलग अलग तरीके से यूज़ करते थे और उससे लगातार ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। धमतरी में नौकरी लगाने के नाम पर 85 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ितों ने कोतवाली थाने में मामले की शिकायत की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश की और उसे धर दबोचा। पूछताछ में ये सामने आया है कि आरोपी राहुल वर्मा खुद को नायाब तहसीलदार बताता था और बड़े अधिकारियों से अच्छे संबंध का हवाला देकर बेरोजगार युवाओं को झांसा देता था। आरोपी ने अब तक करीब 10 से ज्यादा लोगों से करीब 85 लाख रुपए की ठगी की है। फर्जी आईडी है, सब है कर फर्जी आदमी फर्जी है, पूरा आधार कार्ड है, गाड़ी नंबर भी फर्जी है। अरे भी यही अम्बेडकर चौक में घर है हमारे। फर्जी आदमी रत्ना बांध में रहत रही से। राहुल वर्मा को हिरासत में लिया गया है। नौकरी लगाने के नाम पे करीबन राहुल वर्मा के द्वारा 85 लाख रुपया का ठगी करना स्वीकार किया है। और अब खबर राजनांदगांव से, जहां पर जिला और पुलिस प्रशासन ने मॉक ड्रिल किया, जिसमें अनियंत्रित भीड़ को काबू में करने का अभ्यास किया गया, जिसमें भीड़ को नियंत्रित करना, बैरिकेड्स तोड़ने और वाटर कैनन का प्रयोग करने जैसी संबंधित चीजें की गई। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब भीड़ अनियंत्रित हो जाती है। ऐसे में प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, इसे लेकर प्रैक्टिस की गई। इतना ही नहीं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने जैसे अभ्यास भी इस मॉक ड्रिल में किए गए। इस दौरान ये भी देखा गया कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो इसे कैसे कंट्रोल किया जाना है। इसके साथ ही घायल व्यक्ति को कैसे तुरंत इलाज मुहैया कराना है, इसे लेकर भी काम किया गया। राजनांदगांव जिले के पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय कलेक्टर सर के मंशानुरूप यहाँ पर आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में एक मॉक ड्रिल कराया जा रहा है, जो आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो हम उसको बेहतर तरीके से निष्पादित कर सकें। मॉक ड्रिल की व्यवस्था की गई है ताकि जो है हम इस टाइप की जब भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उससे निपट सकें। 109 साल बाद शहीद लागू नगेसिया की अस्थियों का अंतिम संस्कार करने के बाद आज विधि विधान के साथ बलरामपुर में सामूहिक भोज का कार्यक्रम संपन्न किया गया। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के नेतृत्व में ये आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। बताया जाता है कि साल 1913 में अंग्रेजों ने लागू नगेसिया को मृत्युदंड की सजा दी थी और उन्हें खौलते तेल में डाल दिया गया था, जिसके बाद से शहीद की अस्थियों को अंबिकापुर में एक स्कूल में सुरक्षित रखा गया था और तब से शहीद का अंतिम संस्कार कराने की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने एक पहल करते हुए 5 फरवरी 2022 को सामरी में उनका अंतिम संस्कार करवाया। वहीं आज सामूहिक भोज का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने सामरी में लागू नगेसिया, थिथिर ओराव और बिगुर बनिया का स्मारक बनवाने की भी मांग की है। नगेसिया का 10वीं और अंतिम सगा समाज को जो भोज भात करते हैं वो सारा रस्म यहाँ पर निभाया जा रहा है। पूरा समाज श्रद्धांजलि
अर्पित कर रहा है। छत्तीसगढ़ शासन से मांग करेंगे हम लोग इस क्षेत्र के लोग कि यहाँ एक भव्य स्मारक भवन उनका बनना चाहिए और उनको तीनों को लागुड़ किसान, थिथिर उरांव और बिगु बनिया को तीनों को उनको क्रांतिकारी का दर्जा दिया जाए। इधर पखांजूर इलाके के किसान इन दिनों मौसम की मार झेल रहे हैं, तो वहीं सिस्टम ने भी किसानों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि जिसमें हजारों किसानों की फसल चौपट हो गई। प्रशासन से किसानों की शिकायत ये है कि राहत के तौर पर किसानों को मुआवजा राशि जरूर मुहैया कराई गई, लेकिन बर्बाद हुई फसल का 1% भी किसानों को नहीं मिल पाया है। तो वहीं दूसरी ओर ओलावृष्टि के बाद सिंचाई व्यवस्था करके बचे हुए फसल को बचाने की जद्दोजहद में लगातार किसान जुटे हुए हैं ताकि ओलावृष्टि से नुकसान हुए फसल का दर्द कुछ कम हो सके, वहीं बचे हुए फसल कुछ काम आ सके। लेकिन बिजली विभाग ने बिना सूचना दिए क्षेत्र के किसानों के खेतों में लगे बिजली कनेक्शन ही काट दिए, जिससे उनकी समस्या और चिंता और बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि उनकी बची हुई फसल अब सूख रही है, तो वहीं किसानों ने ये मांग रखी है कि बिजली बिल अदा जरूर करेंगे, लेकिन राहत के तौर पर एक साथ आए भारी भरकम बिजली बिल को किश्तों में लिया जाए, जिससे उन पर भार कुछ कम हो सके। अभी जो परिस्थिति है, अभी तो मरने के कगार पे है। तो जो अभी बिजली का कनेक्शन था वो बिना सूचना दिए हमारा कनेक्शन काट दिया। तो अभी हम चाहते हैं कि तत्काल हमारा कनेक्शन जोड़ दिया जाए। फसलें तो अभी सूख रहा है, 3-4 दिन से कटा हुआ है, पानी देने का जरूरत है अभी। और जो ओलावृष्टि हुआ उसी में तो फसल खत्म हो गया। बचा कुचा जो है अभी बिजली काटने के कारण वो भी सूख रहा है और किसान मरने की स्थिति में खड़ा है अभी। मैं चाहता हूँ कि बिजली जोड़ दिया जाए ताकि किसान बचे। सामान्यतः सर कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो सालों से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। अब उनके चक्कर में मान के चलिए कि जैसे रामकृष्णपुर का लगभग 4.5 लाख का बिजली बिल बकाया हो गया है और उसी के वजह में कई कनेक्शन विच्छेद किए गए हैं और अगर भुगतान के लिए तैयार होते हैं तो लाइन जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। पुलिस ने बीते दिनों ट्रैफिक आरक्षक के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला। पुलिस बदमाशों का जुलूस निकालकर कोर्ट लेके गई, वहीं बदमाशों का जुलूस निकालकर शहर को अपराध मुक्त बनाने का संदेश भी दिया गया। राजनांदगांव शहर सहित जिले में नए पुलिस कप्तान संतोष सिंह लगातार सक्रिय हैं। कानून को हाथ में लेने वालों को वो जमकर खैर खबर भी उनकी ले रहे हैं। वहीं शनिवार को यातायात आरक्षक पर हमला करने वालों को महज कुछ घंटों में ही गिरफ्तार कर लोगों में शांति का पैगाम देने के लिए इन बदमाशों का जुलूस निकलवाया गया। छत्तीसगढ़ ग्रुप हेडक्वार्टर के प्रमुख ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर A.K. दास BSM के तत्वाधान में 8 सीजी गर्ल्स बटालियन की ओर से आयोजित कैंप में एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट विषय पर एनसीसी कैडेट्स ने युद्ध स्थल का दृष्टांत पेश किया। वहीं छत्तीसगढ़ में पहली बार गर्ल्स कैडेट्स 8 सीजी गर्ल्स बटालियन की कमान अधिकारी कर्नल आशीष बडौला के परामर्श पर संचालित की गई। कैंप में वर्तमान समय की तत्कालिक समस्या साइबर क्राइम के विषय पर कैडेट को जागरूक किया गया। वहीं बता दें कि बी सर्टिफिकेट कैडेट्स के 5 दिवसीय कैंप और सी सर्टिफिकेट के 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था। सबसे ज्यादा इंस्पायर हूं क्योंकि जब मैं सादा मैम को देखती हूँ या चाहता है अपने व्यूज ओपन व्यूज कि छात्र अगर कुछ शेयर करना चाहता है तो आ सकता है। हम लोग की दोहरी भूमिका होती है, एक तो कॉलेज में लेक्चरर की। इस कैंप के दौरान हमने बच्चों को मिलिट्री सब्जेक्ट्स के अलावा काफी अलग तरह के सब्जेक्ट्स, लीडरशिप होगी, मोरल हो गया, हेल्थ हाइजीन हो गया, इसके बारे में हमने इनको ट्रेन किया और ये बच्चे अब यहाँ पास आउट हो जाएंगे। अगले मंथ इनका एग्जाम है, उसके बाद ये सी सर्टिफिकेट होल्डर हो जाएंगे। बीजापुर में शहीद असिस्टेंट कमांडेंट शांति भूषण तिर्की को जगदलपुर में सीआरपीएफ 80 वाहिनी मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई और उनके पार्थिव देह को हेलीकॉप्टर के जरिए उनके गृह जिले रांची भिजवाया गया। बता दें कि शनिवार को बीजापुर के डोंकलंचिता नाले के पास नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान कमांडेंट शहीद हो गए थे। वो रोड सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे। सलामी सर मांगा सलामी सर।
तो सीआरपीएफ अफसरों ने शहीद को सलामी दी, जिसके बाद शहीद असिस्टेंट कमांडेंट शांति भूषण तिर्की का पार्थिव देह उनके गृहग्राम भिजवाया गया, जहां पर उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के जरिए उनके पार्थिव देह को रांची भेजा गया। वो मूलतः रांची के रहने वाले थे और उनके गृहग्राम में उनका अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि बीजापुर के पास नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान तिर्की शहीद हो गए थे। रोड सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे, जहां पर मुठभेड़ में वो घायल हुए, जिसके बाद उनका निधन हो गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।